नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय की एक छोटी सी कविता नदी के द्वीप। अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप, उनकी रचना हरिखास प्रक्षण भर नामक काव्य संग्रह में संकलित है, जो पहली बार 1949 में प्रकाशित हुआ था। यह कविता व्यक्तित्व और परंपरा के बीच संबंध को दर्शाती है, जहाँ व्यक्ति नदी के रूपक के माध्यम से समाज और परंपरा से जुड़कर एक द्वीप के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। संक्षेप में पूरी कविता को पढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि यह एक प्रतीकात्मक कविता है। द्वीप यहाँ पर व्यक्ति अर्थात व्यष्टि का प्रतीक है, जबकि नदी परंपरा का प्रतीक है और नदी के किनारों पर फैला हुआ भूखंड समाज का प्रतीक है। पहले हम इस कविता की व्याख्या सीधे तौर पर करेंगे, कहीं कहीं अगर संभव हुआ तो इसके जो रूपक हैं, इसके जो प्रतीक हैं, उसका वर्णन भी करते चलेंगे और बाद में इसका दूसरा अर्थ लेकर चलेंगे, जो इसका वास्तविक अर्थ होगा। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। स्रोतस्विनी अर्थात नदी। नदी के बीच में उभरने वाले बनने वाले द्वीप स्वयं मानो बोलते हुए कह रहे हैं कि हम नदी के द्वीप। हम ये नहीं चाहते कि नदी हमें छोड़कर चले जाए। वह हमें आकार देती, हमारे कोण, गलियां, अंतरिक्ष, उभार, सैकत कूद अर्थात रेत के किनारे, सब कुछ उसी के द्वारा गढ़े गए। हमारी सभी गोदाइयां उसी के परिणाम स्वरूप ही सभी कुछ उसने गढ़ा। अंतरिक्ष से अभिप्राय है भूमि का एक ऐसा नोकदार टुकड़ा जो पानी के काफी अंदर तक घुस जाता है, अर्थात जिसके तीन तरफ पानी आ जाता है। तो नदी के द्वीप कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं चाहते कि नदी हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि वह हमें आकार देती है। हमारा प्रत्येक कोण, गलियां, आंतरिक, हमारा उभार और हमारे रेत के किनारे, यहाँ तक कि हमारी सभी गोलाइयां उसी की गढ़ी हुई। इस दृष्टिकोण से वह हमारी माँ है, उसी ने हमारा निर्माण किया है, वही हमारी निर्मात्री। किंतु हम द्वीप, हम धारा हैं। यह हम स्वीकारते हैं कि हम नदी से बने हैं, नदी हमारी माता है, लेकिन हम उससे बनने के बावजूद उससे पृथक हैं। हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। हम द्वीप हैं, हम उसकी धारा नहीं। हमारा अपना स्थिर समर्पण है, हम सदा से द्वीप हैं सोचते हैं। यद्यपि हम सदा से उस नदी के द्वीप हैं, तथापि हम उससे अलग हैं, हम उसकी धारा नहीं। हम द्वीप हैं और हमारा अपना स्थिर समर्पण। हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, क्योंकि अगर हम बह गए तो वास्तव में रेत में परिवर्तित हो जाएंगे और हमारा जो अपना अस्तित्व है द्वीप के रूप में, वह नष्ट हो जाएगा। अगर हम बह जाएंगे तो हम रहेंगे ही नहीं, हमारे पैर उखड़ जाएंगे, प्लवन होगा हमारा, अर्थात हम बह जाएंगे, रहेंगे। ऐसा सब कुछ होते हुए भी हम चूर्ण होकर उसकी धारा में विलीन हो जाए। सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम नहीं रहेंगे। हमारा जो अपना अस्तित्व है, हमारा जो अपना व्यक्तित्व है, वह नष्ट हो जाएगा। और यदि हम ऐसा होने भी दें, हम यही अपनी नियति मानने से स्वीकार कर, हम चूर्ण होकर नदी की धारा के साथ बह निकले, तो भी हम क्या धारा का अंग बन पाएंगे? उस चूर्ण के रूप में, उस रेत के रूप में भी हम उससे पृथक ही रहेंगे। ऐसी अवस्था में हम उस पानी में मिलकर उस पानी को गंदला करेंगे, उसे भी अनुपयोगी बना देंगे, अर्थात हमारा जो होने का एक लाभ है वह खो जाएगा। हम उस अवस्था में स्वयं तो अनुपयुक्त तो होंगे ही, उस पानी को भी अनुपयुक्त तो बना देंगे। उसके लिए हम किसी प्रकार का कोई लाभदायक आहुति उसमें नहीं दे पाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। मैं मान
हूँ, द्वीप कहते हैं, हम मानते हैं कि नदी हमारी माँ है, हम उसी से बने हैं, हम उसके द्वीप हैं, लेकिन फिर भी हम धारा नहीं। माना कि हम सदा से नदी के द्वीप हैं, लेकिन इसके बावजूद नदी के द्वीप हम कहलाए जाते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारा अपना एक स्थिर समर्पण है, हम उसके साथ बहते नहीं। क्योंकि अगर हम बह जाएंगे तो रेत बन उसके साथ बह जाएंगे, हमारे पाँव उखड़ जाएंगे, बाढ़ का रूप हम धारण कर लेंगे, सब कुछ कहेंगे सहेंगे, उसके साथ बह जाएंगे, लेकिन ऐसा होने पर भी हम चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, उसकी धारा में नहीं मिल पाएंगे, उसकी धारा का अंग नहीं बन पाएंगे। और उसकी धारा में अगर हम चूर्ण के रूप में या रेत के रूप में मिल भी गए तो उसे पानी को हम गंदला कर देंगे, उसे पीने लायक या जिस उपयोग के लिए भी वह पानी होता है उसके लिए हम उसे उपयोगी नहीं छोड़ते। यानी हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है, हमारा जो भी लाभ है समाज के लिए हो सकता है उस अवस्था में नहीं, हमारे स्थिर समर्पण के रूप में ही अपना हमारा अपना एक अस्तित्व है, और उसी लिए हम उपयोगी हैं, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, नदी के लिए भी। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति। अगर हम यह कहें कि हम द्वीप हैं, हम पानी में नहीं मिल पाते, नदी का अंश नहीं बन पाते, तो यह हमारे लिए शाप नहीं। वास्तव में यही हमारा भाग्य है, हम इसीलिए बने हैं कि हम उससे पृथक होकर अपना जीवन यापन करें। हम नदी के पुत्र हैं, हम नदी की गोद में बैठे हैं, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और इस नदी के किनारों के दोनों तरफ फैला हुआ एक बृहद भूखंड है जो अनंत है। उस बृहद भूखंड से वह हमें मिलाते हैं, और वह भूखंड अपना पिता है, वही भूखंड हमारा पिता है। यानी नदी ही हमारा परिचय हमारे पिता से कराती है। इसे हम सामान्य शब्दों में ऐसे भी ले सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले माँ उसे जन्म देती है और उसे प्रारंभिक ज्ञान देती है, फिर वही उसे उसके पिता से उसका परिचय कराती है। ठीक इसी प्रकार से हम नदी से बने, और नदी के किनारों से परे फैला हुआ एक विशाल भूखंड है, वही हमारा पिता है जिससे परिचय हमारी माता अर्थात हमारी नदी कराती है। अभी द्वीप के सेंस में ये सब कुछ चल रहा है। नदी तुम बहती चलो। द्वीप नदी को कहते हैं कि हे माता, हे नदी, तुम बहते चलो। इस विशाल भूखंड से जो हमारे पिता तुल्य है या हमारा पिता है, जो कुछ भी हमें मिला है, मिलता रहा, उसे तुम परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कारित करते चलो। मांझना और संस्कार देना, तुम परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कारित करते चलो। यदि कभी ऐसा हो जाए, तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, कलावन तुम्हारा घर बढ़ता उठे। द्वीप नदी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यदि कभी ऐसा हो कि तुम्हारी अत्यधिक प्रसन्नता से, अर्थात आह्लाद से अर्थात प्रसन्नता से, या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, स्वैराचार का अभिप्राय है बिना किसी नियम को माने अपने ही मन की गति के अनुसार चलना। अतिचार से अभिप्राय अतिक्रमण से है, बलपूर्वक या गैर कानूनी रूप से किसी के अधिकार क्षेत्र में घुस जाना, किसी के जमीन पर अपना कब्जा कर लेना। कि हे माँ, हे नदी, हे माँ, यदि तुम्हारी प्रसन्नता से, अर्थात अपनी मस्ती में, या किसी दूसरे के स्वैराचार से या अतिक्रमण से ऐसी परिस्थितियां आन पड़े कि तुम बढ़ने लगो, तुम्हारे अंदर बाढ़ आ जाए और तुम्हारी बाढ़ का घर घराता हुआ पानी उफान पर उठे, और ये स्रोतस्विनी माता, ये नदी, हे माँ, तुम कर्मनाशिनी और कीर्तिनाश रूप धारण कर, काल को प्रवाहित कर देने वाला अपना रूप धारण कर, तुम ऐसी बन जाओ तो भी हमें स्वीकार है। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे तो भी हमें स्वीकार है। अगर तुम ऐसा रूप धारण कर लो कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करने पर आतुर हो जाओ, तो हमें वह रूप भी तुम्हारा स्वीकार है, हम उसमें रेत बनकर छन जाएंगे, फिर से किसी दूसरे स्थान पर जाकर चलेंगे, फिर कहीं पैर टेकेंगे, और फिर एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, अर्थात हम पुनः कहीं किसी दूसरे स्थान पर एक द्वीप के रूप में फिर से बनने लगेंगे, फिर से हमारे एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा। माता,
उसे फिर संस्कार तुम देना, तब उस अवस्था में तुम उसे फिर संस्कारित करना। तो ये थी एक छोटी-सी कविता। ये हुई हमारी कविता एक द्वीप के संदर्भ में। द्वीप संबोधित कर रहे हैं नदी को, जिसके क्रोड़ में वो बने हैं, विकसित हुए हैं, पनपे। द्वीप नदी को संबोधित करके ये बात कह रहे हैं। अब यह कविता पूरी तरह से एक ऐसी कविता है जो अस्तित्ववाद पर आधारित है, और इस कविता में द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है, और नदी परंपरा का प्रतीक है जो प्रवाह में है, और भूखंड समाज का प्रतीक है। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि भले ही मनुष्य का जो निर्माण है वह समाज के भीतर रहते हुए परंपराओं से सिंचित होता है। ये परंपराएं उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। उसके कोण, गलियां, द्वीप, उपहार, सैकत कुल सब कुछ, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो हमारे आयाम हमारे व्यक्तित्व के, उन सभी आयामों को वह रंग देती है, रूप देती है, आकार देती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। तो कुल मिलाकर वह हमारी माता के तुल्य है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उन परंपराओं के साथ बहने लगे। वो परंपराएं हमें जहाँ चाहे वहां ले जाए। जैसे नदी का निर्माण, माफ करना, नदी के बीच द्वीप का निर्माण नदी से हुआ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नदी की धारा के साथ वो बह जाए, उसकी ही एक धारा बन जाए, उसका एक अंश बन जाए। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य परंपराओं से सिंचित होता है, बनता है, निखरता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन परंपराओं की धारा का एक अंश बन जाए, उसका हिस्सा बनकर उसके साथ बह निकले। ऐसी अवस्था में वो उन परंपराओं को दूषित करते हैं। परंपराओं से पलने के बावजूद, परंपराओं से बनने के बावजूद, परंपराओं से विकसित होने के बावजूद, अगर हम एक सेपरेट अपना व्यक्तित्व रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपना भी भला करते हैं, उन परंपराओं का भी। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर हम उसके साथ बह भी जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम दो तरह से अपना और नदी का नुकसान करेंगे। एक, हम अपना अस्तित्व खो बैठेंगे, और दूसरा, उसमें पूरी तरह से मिल ना पाएंगे, तभी हम पूर्ण रूप में विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम परंपराओं के साथ मिलकर आगे बढ़ भी जाते हैं, तो हमारा जो पृथक व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं कायम रहता है। और उसके बावजूद एक नुकसान हमारा अवश्य होता है कि हम अपना जो अस्तित्व है, तो वो पूरी तरह से दुनिया की जो नज़रों में है, दुनिया की नज़रों में अपना अस्तित्व खो बैठते हैं, जैसे द्वीप खो बैठते हैं। एक और इसमें जो प्रतीकात्मक शब्द आया है वो है भूख। भूखंड का अर्थ यहाँ पर है समाज। समाज हमारे लिए पिता तुल्य है। समाज में रहते हुए मनुष्य परंपरा का सहयोग पाता है, और उन्हीं परंपराओं से सिंचित होता है, विकसित होता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब व्यक्ति भले ही समाज और परंपरा दोनों के ही सानिध्य में आगे बढ़ता है, और दोनों उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो पूरी तरह से अपने आप को समाज को समर्पित कर दे, और ना ही पूरी तरह से वो परंपरा की धारा में बह जाए। ये दोनों ही उसके लिए ना आवश्यक हैं, और ना ही उसके, अगर वृद्धि की बात करें, उसके अगर विकास की बात करें, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है। उसका अपना एक अस्तित्व है, और वह अस्तित्व उसका कायम रहना चाहिए। तो बड़ी विनम्रता से कवि ने इसका एक निष्कर्ष रूप में हमारे सामने जो अंतिम स्लाइड दी है, निष्कर्ष रूप में कहा है कि हे माता, अगर तुम अपने साथ हमें बहा कर ले भी जाओगे, अगर ऐसा कभी हुआ, उसके बावजूद जो हमारा अपना अस्तित्व है वो अपने लिए जोर लगाएगा। हम फिर कहीं ना कहीं जमेंगे, टिकेंगे, और फिर हम अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं जी कहता है कि मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम हमें एक बार फिर से सींचोगी, हमारे व्यक्तित्व को एक नया रूप दोगी, एक नया आकार दोगी।
तो बड़ी विनम्रता से समाज से और परंपरा से ये आग्रह किया गया है कि भले ही उन्होंने हमारा निर्माण किया है, हमारा पालन-पोषण किया है, इसके बावजूद हमारा अपना एक अस्तित्व है और हमारे अस्तित्व को एक पृथक स्वतंत्रता देने की गुज़ारिश इसमें किस्म से की गई है या समझने की बात कही गई है कि हमारा एक अपना पृथक व्यक्तित्व है, जिसे हमें अपने आप को बचाए रखने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में माता-पिता के लिए भी एक संदेश ये हो सकता है कि भले ही माता और पिता दोनों ही बच्चे को संस्कार देते हैं, उसके विकास के लिए भरसक प्रयास करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपनी पूरी विचारधारा उसके ऊपर थोप दें। बच्चे का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उसके व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का एक माहौल क्रिएट किया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका अपना अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, जो कि संभव है नहीं। तो ऐसी स्थिति में विरोधाभास में अपना अस्तित्व और हमारा व्यक्तित्व का जबरन उसके ऊपर थोपा जाना, उसे एक ऐसी हालत में, एक ऐसी दशा में छोड़ सकता है, जहाँ से उसका होने का जो वास्तविक उद्देश्य है, शायद वो निर्मूल हो जाए। यह बात एक आगे की बात हो सकती है, जो आगे विचार मंथन के लिए हमारे सामने आकर खड़ी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक इस कविता की व्याख्या की बात है, तो इस कविता का अर्थ सिंपल इतना सा ही बनता है कि यह एक अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित कविता है, जिसमें द्वीप प्रतीक है व्यक्ति का, व्यष्टि का और जो नदी प्रतीक है, वो परंपरा का प्रतीक है, भूखंड समाज का प्रतीक है। तो जिसे हम समष्टि भी कह सकते हैं। समष्टि और व्यष्टि के बीच का जो अंतरकलह है, जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व लगातार चलता रहता है, लेकिन कभी दोनों को ही महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन जो मूल है, जो केंद्र में है, वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह समाज में रहते हुए परंपराओं से पोषित होता है और उन परंपराओं से पोषित होकर अपने ही अस्तित्व को और अधिक पुख्ता करता है, अपने व्यक्तित्व को और अधिक कह सकते हैं कि और अधिक विकसित करता है। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है। तो धन्यवाद। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी।